तो अगला टॉपिक अपन शुरू करते हैं और ये टॉपिक होगा हमारा यानी अनुलेखन की क्रिया विधि। अगला जो टॉपिक होगा यानी उसको अपन 1 दे दे, इसको अपन यहां पर स्मॉल b दे देते दूसरा। तो ये होगा बेटे यानी मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यानी इसको आप कहोगे अनुलेखन की क्रियाविधि, अनुलेखन की क्रियाविधि। तो बच्चों ये हमारा अगला टॉपिक है और सबसे मेन टॉपिक है कि अनुलेखन की क्रियाविधि क्या होती है। इसको अपन यहां पर ध्यान से देखते हैं। तो पहले मैं आपको डायग्राम बना के बता दूं कि अनुलेखन होता क्या है। तो अनुलेखन में यहां अपन लेंगे सबसे पहले कि बच्चे ये हमारे पास में कोई डीएनए का मॉलिक्यूल्स है, ये यहां पर ये हमारे पास में ये डीएनए का मॉलिक्यूल्स है, ये डीएनए का मॉलिक्यूल्स है। तो ये तो यहां पर बेटे डीएनए, ये डीएनए है। अब यहां पर डीएनए में अपन आगे चले तो यहां पर पहली स्टेज जो आएगी ये आएगी हमारे पास में इनिशिएशन यानी इसको कहेंगे प्रारंभ। और प्रारंभ में यहां पर आपको याद रखना है कि यहां जुड़ेगा प्लस आरएनए पॉलीमरेज, ये है। यानी आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा कि यहां पर अपनी प्रमोटर साइट को पहचानेगा। तो यहां आप देखिएगा कि इस जगह पर यह आरएनए है, ये। अब यहां पर अपन यहां इसको जोड़ देते हैं। ये मेरे पास में यहां पर है बेटे, ये इस जगह पर बाय द वे जुड़ गया, यानी यहां जुड़ गया हमारे पास में आरएनए पॉलीमरेज। यह आरएनए पॉलीमरेज यहां पर जुड़ गया और आरएनए पॉलीमरेज ने जुड़ने के साथ ही यहां पर क्या किया, इस तरह से इस एमआरएनए को बनाना स्टार्ट कर दिया। ये यहां पर ये इसका 5 डेज है और ये इसका 3 डेज है। तो पहली स्टेज हमारे पास में यहां पर पूरी हो जाती है, यानी कौन सी स्टेज है पहली, प्रारंभ। ये इसमें डीएनए है, ये। अगली स्टेज पर अपन आगे बढ़ते हैं। तो अगली स्टेज पर जब आगे बढ़ेंगे यहां पर तो ये सेकंड स्टेप होगी, नंबर दूसरी स्टेप होगी बेटे, और नंबर दूसरी स्टेप को अपन बोलेंगे इलोंगेशन। तो इलोंगेशन पे एक तो क्या होगा, सिग्मा फैक्टर यहां से पृथक होगा, एक तो ये याद रखना बेटे, और एक आरएनए पॉलीमरेज में गति होगी। तो यहां आप देखिएगा अगली स्टेज में क्या होने वाला है। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना कि यहां पर ये तो हमारे पास में ये है बेटे डीएनए, और यहां पर ये जुड़ा हुआ है हमारे पास में यानी एमआरएनए। ये बेटे आगे किसकेगा, और इस जगह पर यहां पर ये है, इस जगह पर इसको वापस में रिपीट कर रहा हूं कि इसको वापस बनाते हैं बेटे अपन। यहां पर आ जाता है हमारे पास में ये खिसकता हुआ, इधर किसकेगा बच्चों ध्यान रखना। तो यहां पर आरएनए पॉलीमरेज और ये आरएनए पॉलीमरेज यहां पर आ जाता है, और सिग्मा फैक्टर यहां से अलग हो जाता है, और आरएनए पॉलीमरेज आने के साथ ही अब इसमें यहां से यहां तक ये एमआरएनए हमारे पास में बन जाता है। ये एमआरएनए यहां पर बन चुका है। अब एमआरएनए में क्या है कि इसमें कुछ जगह पर ये ध्यान रखना बच्चों, यानी इसमें कुछ जगह पर इस तरह से नॉन कोडिंग पार्ट भी होगा, इस तरह से ये पार्ट आपको यहां पर बनाना है। ये देखिएगा ये यहां पर एमआरएनए बना। अब एमआरएनए में यहां पर हो क्या रहा है
तो इधर देखो, ये mRNA की 5 डेज है और ये mRNA की 3 डेज है। तो निर्माण तो बेटे ध्यान रखना इधर ही जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें आपको क्या दिख रहा है कि ये वाला जो पार्ट है ये तो इसका बेटे यानी एक्सोन पार्ट है, कोडिंग पार्ट, और ये वाला जो पार्ट है ये इसका है इंट्रोन। इंट्रोन यानी एक्सोन तो इसका कोडिंग पार्ट होता है और जो इंट्रोन होता है ये इसका नॉन कोडिंग पार्ट होता है। तो यहां तक तो समझ ले कि ट्रांसक्रिप्शन क्रिया के बेटे 3 स्टेप होगी, ये याद रखना। ट्रांसक्रिप्शन क्रिया की 3 स्टेप होगी। उसमें पहली स्टेप में आपको याद रखना है कि पहली स्टेप होगी बेटे इनिशिएशन यानी प्रारंभ, याद रखना, और दूसरी स्टेप होगी इलोंगेशन। इलोंगेशन तो इनिशिएशन में तो क्या होगा कि बेटे यहां पर ये जो सिग्मा ये कोर एंजाइम है, ये ध्यान रखना, ये यहां पर क्या जुड़ा है, ये है आरएनए पॉलीमरेज, ये एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज का जो सिग्मा फैक्टर है ये सबसे पहले प्रोमोटर साइट को पहचानेगा और पहचानते ही वहां पर ट्रांसक्रिप्शन क्रिया शुरू हो जाएगी। अब दूसरी स्टेप आएगी बेटे इलोंगेशन फेज। तो यहां पर क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज का जो कोर एंजाइम है ये टर्मिनेटर साइट की ओर खिसकेगा। जैसे जैसे ये डीएनए की श्रृंखला पर खिसकता जाएगा वैसे वैसे नई न्यूक्लियोटाइड वहां पर आकर जुड़ती जाएगी और बेटे एमआरएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बन जाएगी। तो इस घटना को अपन कहेंगे इलोंगेशन यानी दीर्घीकरण। तो दीर्घीकरण में आप देख लो कि ये 5 डेज से 3 डेज की ओर ये दीर्घीकरण हो रहा है। लेकिन आप क्या देख रहे हैं कि जो एमआरएनए यहां पर बन रहा है उसमें कोडिंग पार्ट और नॉन कोडिंग पार्ट दोनों प्रेजेंट है। बेटे कोड जिसमें डीएनए जिसको कोड करेगा वो तो इंट्रोन कहलाएगा और डीएनए जिस पार्ट को कोड नहीं कर पाएगा तो वह क्या कहलाएगा, इंट्रोन। यानी डीएनए जिसको कोड करेगा वो तो एक्सोन कहलाएगा बच्चों और जिसको कोड नहीं करेगा वो इंट्रोन कहलाएगा। तो एक्सोन तो एमआरएनए का फंक्शनल पार्ट होगा और जो इंट्रोन है ये एमआरएनए का नॉन फंक्शनल पार्ट होगा। अगली स्टेप में अपन आगे बढ़ते हैं। तो अगली स्टेप में ये हमारे पास में आरएनए है, अगली स्टेप में ये वही डीएनए है। यहां पर आप देख लीजिएगा कि इस तरह से बेटे यहां पर इसको बनाए अपन। यहां आप देखो कि अगली स्टेप में यहां पर क्या होगा, ये हमारे पास में वापस डीएनए है, ये है, और यहां हमारे पास में ये कोर एंजाइम है और ये कोर एंजाइम इससे अलग हो जाएगा, ये कोर एंजाइम अलग हो जाएगा और अलग होने के साथ ही ये यहां पर हमारे पास में ये एमआरएनए है, ये एमआरएनए है। और इस एमआरएनए भी आप देखेंगे कि इस एमआरएनए के अंदर यानी कुछ जगह पर ये याद करना बेटे, ये इसका कौन सा पार्ट है, नॉन कोडिंग पार्ट। ये आप देख ले कि यहां से यहां तक ये एमआरएनए का ऐसा पार्ट है जहां पर डीएनए के द्वारा इसे कोड नहीं किया गया, कोड नहीं किया गया। तो ये आप एक बार फिर देख ले कि यहां पर ये हमारे पास में ये एमआरएनए है, जो एमआरएनए यहां पर बना है ये एमआरएनए है बेटे, ये एमआरएनए ये वाला पार्ट जो है इसका। हाँ, तो अब आप देख ले कि यहां पर जो एमआरएनए बना है ये एमआरएनए बेटे अनस्टेबल, ये याद रखना, ये अनस्टेबल एमआरएनए है। इसको आप बोल सकते हो एचएनआरएनए, हेटेरोजीनस आरएनए भी आप इसे कह सकते हैं। कैसे कि इसमें ये वाला पार्ट तो है बेटे कोडिंग पार्ट, ये इसका कौन सा पार्ट है, कोडिंग पार्ट, और इसका कोडिंग पार्ट कहलाएगा यानी इंट्रोन, और इसका ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है नॉन कोडिंग पार्ट, नॉन कोडिंग पार्ट, और ये पार्ट कहलाएगा इसका एक्सोन। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, यानी कोडिंग पार्ट और नॉन कोडिंग पार्ट। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें कि यहां पर ये जो एमआरएनए बना है ये एमआरएनए अभी प्रोटीन बनाने में भाग नहीं लेगा, ये एमआरएनए प्रोटीन बनाने में भाग नहीं लेगा। ये थोड़ा सा याद रखना, क्यों नहीं लेगा, क्योंकि बेटे इसके अंदर कोडिंग पार्ट और नॉन कोडिंग पार्ट दोनों हैं। कौन से पार्ट है, कोडिंग पार्ट और नॉन कोडिंग पार्ट। तो यहां आप देख लें कि इस एमआरएनए का जो अनस्टेबल पार्ट होगा बेटे यानी एमआरएनए, तो ये तो क्या होगा, अनस्टेबल होगा, क्योंकि इसमें इसका कोडिंग पार्ट इंट्रोन भी है। और इसमें एक मिनट रुकिएगा बेटे, यहां थोड़ा सा अपन को इसको सही करना है,
इसको सही करना है, क्योंकि यहां पर ये थोड़ा सा करेक्शन करना है इसके अंदर आपको, कि यहां पर जो कोडिंग पार्ट है ये तो कहलाएगा एक्सॉन, एक्सॉन, और जो नॉन कोडिंग पार्ट है ये कहलाएगा बच्चों इंट्रॉन, इंट्रॉन। तो ये ध्यान रखना, ये आगे अपन पढ़ेंगे भी सही। तो ये अवस्था थी हमारे पास में, यानी ये तीसरी स्टेप थी बेटे, ध्यान रखना। और ये तीसरी स्टेप को अपन ने कहा, यानी थर्ड स्टेप जो यहां पर होगी ये होगी टर्मिनेशन, टर्मिनेशन। ये तीसरी स्टेप यहां पर आती है टर्मिनेशन, जहां पर कोर एंजाइम जो होता है वह टर्मिनेटर साइट को पहचानता है। तो आइए अपन इसको शुरुआत से करते हैं। तो बेटे इस क्रियाविधि को अपन कितने भागों में डिवाइडेड करने वाले हैं, यानी 3 भागों में इसको डिवाइडेड करने वाले हैं। तो एक बार और देख ले। तो पहली स्टेज से शुरू करते हैं क्रियाविधि की पहली अवस्था, और वह अवस्था थे हमारे पास में इनिशिएशन, इनिशिएशन स्टेज या इनिशिएशन फेज। अब अपन यहां पर देखें, इसको बोलेंगे प्रारंभिक अवस्था, प्रारंभिक अवस्था, प्रारंभिक अवस्था। अब याद रखना है, अनुलेखन की क्रियाविधि पढ़ रहे हैं, डायग्राम मैंने बताई दिया आपको। और अनुलेखन की क्रियाविधि को 3 अवस्थाओं में बांटेंगे बच्चों। तो 3 अवस्थाओं में पहली अवस्था आपको याद रखना है, और यह अवस्था है प्रारंभिक अवस्था। तो प्रारंभिक अवस्था में याद रखना कहां से शुरू होगी। तो पहला पॉइंट याद रखना, यह कहां से शुरू होगी बेटे, प्रमोटर स्थल, प्रमोटर साइट से प्रारंभिक अवस्था शुरू होती है, शुरू होती है। तो यह भी याद रखना कि ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया को जहां से शुरू होगा, जहां से शुरू होगी वह स्थल वह कहलाएगा बेटे प्रमोटर साइट। ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि यहां पर इसके क्रियाविधि के 3 स्थल होंगे, प्रारंभिक अवस्था, दीर्घीकरण अवस्था और समापन अवस्था। कौन कौन सी बेटे, प्रारंभिक अवस्था, दीर्घीकरण अवस्था, समापन अवस्था। सबसे पहले एमआरएनए बनना शुरू करेगा, उसे तो प्रारंभिक अवस्था कहेंगे। जहां पर एमआरएनए की लंबी श्रृंखला बनेगी उसे अपन दीर्घीकरण अवस्था कहेंगे, और जहां पर जाकर एमआरएनए का बनना बंद हो जाएगा उसे अपन कहेंगे, यानी कौन सी अवस्था, यानी बेटे कहेंगे उसको ट्रांस जो है समापन अवस्था कहेंगे। तो यहां पर अपन लेते हैं पहली, तो यह अवस्था होगी प्रमोटर अवस्था। तो प्रमोटर अवस्था में आप देख ले कि यहां से ट्रांसक्रिप्शन क्रिया शुरू होती है, और इस अवस्था को पहचानेगा कौन, तो याद रखना सिग्मा फैक्टर। यहां आप याद रखिएगा सिग्मा फैक्टर किसको पहचानता है, प्रमोटर, प्रमोटर साइट को पहचानता है, को पहचानता है। तो यह याद रखना है कि यहां पर जो सिग्मा फैक्टर है ये बेटे प्रमोटर साइट को पहचानता है। ये भी क्लियर हुआ। अब प्रमोटर साइट को पहचान तो लिया, और किसने पहचाना, सिग्मा फैक्टर ने। तो सिग्मा फैक्टर कहां पर होता है बेटे, आरएनए पॉलीमरेज में। तो अब क्या होगा कि जो आरएनए पॉलीमरेज है ये सिग्मा फैक्टर की सहायता से प्रोमोटर साइट को पहचान करके और चाबी लगा देता है, यानी ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया को शुरू कर देता है। तो तीसरा बिंदु आपको यहां पर याद रखना है कि सिग्मा फैक्टर की सहायता से सिग्मा फैक्टर की सहायता से आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर साइट को पहचान कर ट्रांसक्रिप्शन क्रिया शुरू कर देता है, ट्रांसक्रिप्शन क्रिया शुरू कर देता है, शुरू कर देता है। तो ये आपको याद रखना है, यानी जो सिग्मा फैक्टर की सहायता से कौन सा एंजाइम बच्चों, तो यहां पर याद रखना है कौन सा एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। और यह आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इस सिग्मा फैक्टर की सहायता से प्रोमोटर साइट को पहचानता है, और पहचानने के साथ ही वहां पर ट्रांसक्रिप्शन क्रिया शुरू हो जाती है। अब जब ट्रांसक्रिप्शन क्रिया शुरू हो जाती है तो वहां क्या होगा कि ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, तो ये क्या करेगा बच्चों, ये डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देगा, जिससे क्या होगा, डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं
एक दूसरे से पृथक हो जाएगी, और जब पृथक हो जाएगी तो फिर उनके सामने नए नाइट्रोजन क्षारक आ जाएंगे। तो अगले नंबर पर आप देखिएगा, यानी अगला पॉइंट अपन यहां पर लेंगे कि ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, ये जो यहां पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, आरएनए पॉलीमरेज, तो आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है ये क्या करेगा, यानी फिफ्थ पॉइंट आपका होगा कि यहां पर आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज डीएनए की श्रृंखला के मध्य, डीएनए की श्रृंखला के मध्य H बॉन्ड तोड़ देगा, H बॉन्ड तोड़ता है, H बॉन्ड तोड़ता है तथा डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं पृथक हो जाती है, तथा डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं पृथक हो जाती है, पृथक हो जाती है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि यहां पर जो डीएनए है, ये डीएनए इस तरह से बेटे अलग हो जाएगा, ये डीएनए इस तरह से अलग हो जाएगा, यानी यहां पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हमारे पास में ये श्रृंखला है। तो सबसे पहले क्या किया कि आरएनए पॉलीमरेज ने इनके बीच के H बॉन्ड को तोड़ा, ये ध्यान रखना, यानी यहां पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ने डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं के मध्य H बॉन्ड को तोड़ता है और डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं को पृथक कर देता है। यहां तक क्लियर। उसके बाद में डीएनए की जो श्रृंखला, अब आपको पता है कि यहां पर एमआरएनए बना, यानी इस जगह पर इस श्रृंखला पर सपोज करो कि ये यहां पर बना एमआरएनए, इस श्रृंखला पर यहां पर हमारे पास में बना एमआरएनए। यहां अपन देखते हैं बच्चों कि यह है, तो इस जगह पर यहां पर बन गया एमआरएनए। तो याद रखना ये किस पर बना, ये यहां से लेके और इस स्टैंड पर बना। तो जिस स्टैंड पर यहां पर ये एमआरएनए बनता है, ये थोड़ा ध्यान रखना कि जिस स्टैंड पर एमआरएनए बनता है, यानी पांचवा पॉइंट क्या याद रखिएगा कि डीएनए की जिस श्रृंखला पर याद रखना बेटे, जिस श्रृंखला पर एमआरएनए बनता है, उसे क्या बोलोगे, उसे आप कहोगे मास्टर स्ट्रैंड, या फिर उसे आप कहोगे टेम्पलेट, या उसे कहोगे बेटे टेम्पलेट स्ट्रैंड, या फिर उसे आप कहोगे एंटीसेंस, या फिर इसे कहोगे आप नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। तो ये यहां पर आपको याद रखना है। तो ये जो यहां से यहां तक है, ये डीएनए की सांचा अवस्था है, ये डीएनए की टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये जहां पर एमआरएनए बनता है। तो एक बार और अच्छी तरह से देख ले, ये अभी बेटे अपन क्रियाविधि का क्या पढ़ रहे हैं, क्रियाविधि का पहला पार्ट पढ़ रहे हैं, जिसको अपन इनिशिएशन फेज कर रहे हैं, प्रारंभिक अवस्था बोल रहे हैं। तो प्रारंभिक अवस्था में क्या हुआ कि यहां पर पहले सिग्मा फैक्टर ने क्या किया, पहले सिग्मा फैक्टर ने प्रोमोटर साइट को पहचाना, और प्रोमोटर साइट को पहचानने के साथ ही आरएनए पॉलीमरेज ने वहां पर क्या किया, यानी ट्रांसक्रिप्शन क्रिया को शुरू कर दिया। अब शुरू करते ही ऐसा तो नहीं है कि एमआरएनए बनना शुरू हो जाएगा, सबसे पहले डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं खुलेगी। तो बेटे वो कब खुलेगी, जब डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं के बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे। तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने का काम करता है आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज ने डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं को एक दूसरे से पृथक कर दिया। जैसे डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं पृथक होगी, तो बेटे इनमें से आउट ऑफ टू, यानी दोनों में से कोई एक श्रृंखला एमआरएनए के निर्माण में भाग लेगी। तो जो श्रृंखला एमआरएनए के निर्माण में भाग लेती है, उसे बेटे मास्टर स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड, एंटीसेंस स्ट्रैंड, या फिर क्या कहेंगे उसे, यानी जो है नॉन कोडिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं। यहां तक क्लियर। अब क्या हुआ कि जैसे श्रृंखला यहां पर पृथक हो जाएगी, तो जैसे श्रृंखला यहां पर पृथक हो जाएगी, तो पृथक होने के साथ ही
पृथक होने के साथ बेटे क्या होगा कि यहां पर इनके जो है क्या कहते हैं, ये है, मान लो सपोज करो यहां पर ए है, यहां पर टी है, यहां पर जी है और यहां पर सी है। तो बेटे इनके सामने ए है तो यहां पर यू आ जाएगा, टी है तो यहां पर ए आ जाएगा, जी है तो यहां पर सी आ जाएगा, सी है तो यहां पर जी आ जाएगा। यानी आपको छठे नंबर पर क्या याद रखना है कि जो पुरानी या सांचा स्ट्रैंड है उसके नाइट्रोजन सारकों के सामने नए नाइट्रोजन सारक आकर हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ जाते हैं और यह घटना कहलाती है बेस पेयरिंग। तो यहां आपको याद रखना है, यानी डीएनए की टेम्पलेट, डीएनए की टेम्पलेट स्ट्रैंड यानी टेम्पलेट श्रृंखला के नाइट्रोजन सारकों के सामने, के नाइट्रोजन सारकों के सामने उनके पूरक, ये याद रखना बेटे, उनके पूरक नाइट्रोजन सारक आकर, उनके पूरक नाइट्रोजन सारक आकर H बॉन्ड द्वारा जुड़ जाते हैं, H बॉन्ड द्वारा जुड़ जाते हैं, जुड़ जाते हैं। यह क्रिया, ये ध्यान रखना बेटे, यह क्रिया क्या कहलाएगी, यह क्रिया बेस पेयरिंग कहलाती है, यह क्रिया बेस पेयरिंग कहलाती है, बेस पेयरिंग कहलाती है। यानी यहां आपको याद रखना है, यहां को बेटे इसको इस तरह से यहां पर आप समझिएगा कि इस तरह से बेस पेयरिंग होगी, इस तरह से यहां पर बेस पेयरिंग होगी कि यहां आप देखिएगा कि ये हमारे पास में ये डीएनए है, ये डीएनए की कौन सी श्रृंखला है, टेम्पलेट, ये डीएनए की टेम्पलेट श्रृंखला है। अब टेम्पलेट श्रृंखला है तो इसमें यहां पर मान लेते हैं टी है, यहां पर ये जी है, यहां पर ए है और यहां पर ये सी है। यहां तक क्लियर। अब यहां आप देखो कि इसके सामने बेटे टी है तो यहां पर इसके सामने ये ए नाइट्रोजन सारक आ गया, ये जी है तो यहां पर सी आ गया, ये ए है तो यहां यू आ गया और ये सी है तो यहां पर जी आ गया। और ये आने के साथ ही ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाते हैं। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ना ही यह क्रिया कहलाएगी बेस पेयरिंग, बेस पेयरिंग। यानी याद रखना कि अभी यहां पर इलोंगेशन नहीं हुआ है, अभी केवल क्या हुई है, बेस पेयरिंग हुई है। तो एक बार और समझ लें आप ध्यान से कि बेटे जैसे डीएनए की टेम्पलेट स्ट्रैंड के सामने उनके पूरक, ध्यान रखना ये डीएनए की टेम्पलेट श्रृंखला है और उसके पूरक ये नाइट्रोजन सारक वहां पर आ जाते हैं और आकर बेटे वहां पर H बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाते हैं। तो पुराने नाइट्रोजन सारकों के सामने उनके पूरक नाइट्रोजन सारकों के आकर और हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाना, यह क्रिया कहलाती है बेस पेयरिंग, यह क्रिया कहलाती है बच्चों बेस पेयरिंग। तो यह यहां पर हमारा टॉपिक था, यानी जो है प्रारंभ। तो यह ध्यान रखना बच्चों, प्रारंभिक अवस्था। तो क्रियाविधि को अपन ने 3 पार्टों में बांटा। पहला पार्ट था प्रारंभिक अवस्था, दूसरा पार्ट था हमारा जो पढ़ने वाले हैं अपन यानी दीर्घीकरण अवस्था, और तीसरा पार्ट होगा समापन अवस्था। तो बेटे इसको पार्ट 1 में अपन लेंगे यहां तक। तो आज हमारा इसका एक टॉपिक था अनुलेखन का, तो उसमें अपन ने परिचय पढ़ा और क्रियाविधि को स्टार्ट किया। क्रियाविधि का मेरा पहला पार्ट पूरा हुआ है, ध्यान रखना, यानी परिचय। और बेटे अगला इसका जो पार्ट होगा इलोंगेशन पार्ट होगा, उसके अलावा समापन पार्ट होगा। उसके बाद में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस भी होगी, जिसके अंदर अपन देखेंगे कि जो अनस्टेबल एमआरएनए यहां पर बनेगा वो किस तरह से सूटेबल एमआरएनए में बदलेगा। तो इसको अपन पार्ट 2 के अंदर पूरा करेंगे। तो इसका पार्ट 2 हम कहां से शुरू करेंगे, इलोंगेशन यानी दीर्घीकरण अवस्था से यहां पर अपन इसको शुरू करेंगे, दीर्घीकरण अवस्था से इसको शुरू करेंगे। तो बेटे आज अपन इसको यहीं तक लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।